अब हम प्रारंभ करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी। चैप्टर हमारा 3rd है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत चैप्टर का नेम हमारा है। इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना, पहले इसको समझ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। हम चलिए समझना प्रारंभ करते हैं। हम इस पूरी एनसीईआरटी यानी चैप्टर 3rd में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पहले हमारा चैप्टर का नेम क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो ये माना जाता है 13वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी मतलब 1556 में बाबर अटैक करता है तो मुगल डायनेस्टी चलता है, जो 16वीं शताब्दी है ना। लेकिन ये मुख्य रूप से माना गया 15वीं शताब्दी, 1500 तक मान लिया गया क्या, दिल्ली सल्तनत है। क्योंकि 1526 से जो 16वीं शताब्दी है वहां पर मुगल शासन चलने लगता है ना। तो 13वीं से 15वीं शताब्दी तक क्या है, दिल्ली सल्तनत का शासन पीरियड है ना। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, दिल्ली के शासक के विषय में जानेंगे, है ना। क्या क्या समझना है, पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब पीछे की कुछ चीजों को हम इसको जोड़कर मैप द्वारा समझेंगे। पहले कौन सी डायनेस्टी थी, है ना, चोल, चेर और पान डायनेस्टी। फिर चोल डायनेस्टी, वहीं साथ में क्या चालुक्य और चालुक्य के साथ कौन कौन सी डायनेस्टी थी, उस पर प्रतिहार डायनेस्टी आती है, राजपूत डायनेस्टी, है ना, और पाल डायनेस्टी, ठीक है। ये तमाम डायनेस्टी को मैप से समझेंगे, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ इंट्रोडक्शन में। उसके बाद दिल्ली के शासक, उसके बाद क्या, दिल्ली के शासक कौन कौन बने, दिल्ली के शासक मुख्य रूप से ये दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, दिल्ली के शासक के मतलब कौन कौन से वंश के लोग दिल्ली पर शासन करें, ठीक है। जिसमें सबसे पहले शासक कौन करता है, तोमर वंश, है ना। तोमर वंश का एक रूलर है, राजपूत शासक है, जिसका नाम क्या है, अनंगपाल, ठीक है। इसके अलावा और भी जो शासक आते हैं बाहर से, यहाँ पर इन्वेट करते हैं, हमला करते हैं और शासन करते हैं, उनके विषय में भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा ये होगा कि खिलजी और तुगलक, खिलजी और तुगलक राजवंश या तुगलक सल्तनत के समय का प्रशासन कैसे था, ओके। खिलजी और तुगलक सल्तनत का प्रशासन, यानी प्रशासन व्यवस्था केवल समझेंगे, बस किसको समझेंगे, केवल प्रशासन व्यवस्था को इसमें अच्छे से दिया गया उसी को समझेंगे, प्रशासन, ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे 15वीं और अंतिम कब, 16वीं सदी में दिल्ली सल्तनत, बताओ स्पष्ट है। ये पूरी बुक में इतने फैक्ट को इतने महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के विषय में, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर हम समझेंगे कैसे अलग अलग डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ मानचित्र के द्वारा, ओके। उसके बाद हम दिल्ली के शासक के विषय में समझेंगे, पहले दिल्ली का शासक कौन बना, फिर कौन बना, उसके बाद कौन बना और लास्ट तक कौन बना, उसके बाद मुगल डायनेस्टी चलती है वहां तक, ओके। उसके बाद हम क्या समझेंगे, मुख्य रूप से खिलजी और तुगलक सल्तनत के जो शासक थे, है ना, उनके प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसको दिया गया है इसमें, ठीक है। और लास्ट में दिया गया है 15वीं और 16वीं सदी में दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से वहां का शासन व्यवस्था या किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसको समझेंगे। हमारा चैप्टर क्या होगा, समाप्त, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मैप बनाकर समझते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखो 3 मैप हम यहाँ बनाए हैं इंडिया का, ओके। तो पहले मैप में हम समझेंगे, यहाँ पर हमने समझा क्या, यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती थी जो जिसका नाम क्या है, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव राजवंश यहाँ पर शासन करता था। कब, यहाँ पर कहने का मतलब इसके पहले भी कोई शासन था, चोल, चेर, पांड, ठीक है। बाद में चोल, चेर, पांड को पराजित करके पल्लव राजवंश क्या करता है, इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या होती है, कांचीपुरम, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर एक देखते हैं, एक राजवंश था जिसका नाम क्या था, यहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम था चालुक्य। कौन सा राजवंश था, चालुक्य राजवंश, ओके। चालुक्य यहाँ राजवंश था, ठीक है, जिसकी राजधानी ऐहोल थी, ठीक है। इसके अलावा एक राजवंश यहाँ था जिसे बोलते हैं वर्धन राजवंश। कौन सा, वर्धन राजवंश, जिसमें हम जानते हैं किसको,
हर्षवर्धन को जानते हैं। ओके, वर्धन राजवंश की राजधानी कन्नौज थी, है ना, क्या थी, कन्नौज थी। ओके, ठीक है, पर हमने पीछे पढ़ा है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने देखा कि जो पल्लव राजवंश है इसको पराजित करके लगभग 9वीं सदी में ना 8वीं 9वीं सदी के बीच में यहाँ पर चोल राजवंश फिर से क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन से राजवंश, चोल राजवंश। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे चोल राजवंश के क्या नाम उनका, राजवंश विजयालय। विजयालय क्या करते हैं, या इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और चोल साम्राज्य की नींव फिर से रखते हैं, है ना। हम चोल साम्राज्य को इसके पहले भी पढ़ चुके थे, पल्लव राजवंश के भी पहले, है ना। यहाँ पर शासन था किसका, चोल, और यहाँ पर पांड, और यहाँ पर चेर। बताओ, स्पष्ट है। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर पल्लव राजवंश का शासन होगा। ठीक है, और फिर से पल्लव राजवंश से किसने अधिकार कर लिया इन पूरे क्षेत्र पर, चोल राजवंश के शासक विजयालय ने। ओके, इसके बाद हम ऊपर थोड़ा देखेंगे, दक्कन का जो भाग है चालुक्य राजवंश का शासन था, इसको पराजित करके यहाँ पर कौन शासन करने लगा, राष्ट्रकूट। ओके, राष्ट्रकूटों का शासन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो कन्नौज तो है ही, ठीक है, यहाँ पर एक और राजवंश उभरा जिसका क्या नाम है, प्रतिहार राजवंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो शासन करता है, क्या करता है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत राजवंश, यहाँ बीच में क्या है, कन्नौज। ठीक है, और यहाँ बंगाल में क्या है, पाल राजवंश। ये तीनों क्या करते हैं, इस कन्नौज के लिए युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिपक्षी संघर्ष। ओके, ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 तक। ठीक है, अब चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे एक गुर्जर प्रतिहार वंश के आसपास के क्षेत्रों में कौन सा राजवंश, एक आपका चाहमान, है ना, और गढ़वाल, ठीक है, परमार। ठीक है, साथ ही साथ एक अभी हमने क्या पढ़ा, तोमर राजवंश क्या होता है, का उदय होता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से चैप्टर 3 में हम तोमर राजवंश, चौहान राजवंश के विषय में समझेंगे। यहां तक की बातें स्पष्ट है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में एक शासन, सबसे पहले जो शासन करता है उस शासक का नाम क्या है, या उस वंश का क्या नाम है, तोमर। तोमर राजवंश का शासन होता है दिल्ली पर। ओके, सबसे पहले दिल्ली पर तोमर राजवंश का शासन होता है, जो राजपूत शासक था। ओके, इसके जो फाउंडर है अनंगपाल है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान है अजमेर, मान लेते हैं ना, यहाँ पर जो स्थान है उसका क्या नाम है, अजमेर। ठीक है, अजमेर पर एक शासक का शासन होता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जिसका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ लिखते हैं पृथ्वीराज, तृतीय भी बोलते हैं। ओके, पृथ्वीराज चौहान का शासन है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट है। यहाँ फिर समझ लीजिए, यहाँ पर देखो दिल्ली पर तो किसका शासन है, तोमर राजवंश का, और अजमेर पर किसका शासन है, पृथ्वीराज तृतीय का, यानी चौहान राजवंश का। पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है, तोमरों पर हमला करता है और क्या करता है, इस पूरे क्षेत्र पर अपना, इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। और यानी दिल्ली और अजमेर पर किसका शासन हो गया, पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो तुर्क से आता है, ओके, दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच, मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध होता है। तराइन का 2 युद्ध होता है, हाँ, 1191 और 1192। ठीक है, 1192 में जो युद्ध होता है वो निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि शक्ति का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, 1192 का जो द्वितीय युद्ध होता है, इसमें किसके किसके बीच होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ओके, पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला जब युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, तो मोहम्मद गोरी पराजित होता है। लेकिन द्वितीय युद्ध जब होता है तो उसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है, विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पर किसका शासन चलता है, तुर्कों का। ओके, जो तुर्क से आए थे। ठीक है, जिसमें इसका मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही दिल्ली का शासक बनता है। और दिल्ली का शासक बनने के बाद
क्या करता है, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश। क्योंकि ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस पूरे राजवंश को इतिहासकारों ने क्या कहा, गुलाम वंश। स्पष्ट है। अब गुलाम वंश प्रारंभ होगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या बनाया है, कुतुब मीनार। ओके, तो यहां हम अब समझेंगे जो दिल्ली के शासक थे कौन कौन से थे, है ना। यहां पर लिख लेते हैं दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक समझेंगे कौन कौन है ना। दिल्ली के शासक के विषय में समझेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तोमर राजवंश। कौन, तोमर राजवंश। तोमर राजवंश के विषय में आपने समझा ये क्या थे, ये राजपूत थे। ये क्या थे, राजपूत का मतलब हमने समझा ही है, राजा का पुत्र, है ना, यानी क्षत्रिय वर्ग के थे, है ना। और क्षत्रिय वर्ग के जो राजपूत थे वो केवल राजा नहीं होते थे, राजा भी होते थे, सामंत भी होते थे, सैनिक भी होते थे, सेनापति भी होते थे, है ना। अगर राजा है तो ठीक है, अगर राजा नहीं, सैनिक के रूप में, एक पावरफुल सैनिक के रूप में दूसरे को मदद भी देते थे ना, दूसरे राजाओं के साथ युद्ध भी करते थे, है ना। तो ये तोमर राजवंश हो गया। तोमर राजवंश का जो फाउंडर है या जो संस्थापक है या उसका क्या नाम है, अनंगपाल, अनंगपाल, ठीक है। अनंगपाल क्या है, तोमर राजवंश का संस्थापक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा राजवंश पढ़ेंगे, दिल्ली का प्रथम राजवंश के विषय में बात करेंगे, तोमर राजवंश, और दिल्ली का प्रथम शासक बात करेंगे तो अनंगपाल। ओके, दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा चौहान वंश, चौहान वंश। ओके, चौहान राजवंश बोल सकते हैं। चौहान राजवंश में हम मुख्य रूप से इसके संस्थापक हैं कौन, वसुदेव, वसुदेव चौहान, वसुदेव चौहान। ओके, वसुदेव चौहान याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें प्रथम मतलब प्रमुख शासक कौन है, इसमें प्रमुख शासक आप याद रखेंगे कौन है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। बताओ स्पष्ट है। ये क्रम याद रखेंगे किसके बाद कौन सा क्रम आया है। ओके, पृथ्वीराज चौहान। तृतीय जो शासक होगा, तृतीय जो राजवंश है वो तुर्कों का है ना, तुर्क राजवंश, या इसको बोल सकते हैं क्या, गुलाम वंश। इसको क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो फाउंडर है या पहला शासक कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे यही क्रम पूछ सकता है, ठीक है, किसके बाद शासक कौन बना। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके बाद कौन बना, इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में तो जो महत्वपूर्ण वही दिया है, बाकी इसके बाद भी बीच बीच में बहुत से शासक बने हैं ना, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही आपको दिया गया, ठीक है। इल्तुतमिश, उसके बाद कौन, इल्तुतमिश की पुत्री क्या नाम था, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ओके, उसके बाद कौन शासक बनता है, अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक गुलाम वंश का बलबन। ओके, गयासुद्दीन बलबन। बताओ स्पष्ट है। इसके बाद हम चौथा राजवंश पढ़ेंगे, तुर्क राजवंश हो गया यानी गुलाम वंश हो गया, चौहान राजवंश हो गया, तोमर राजवंश हो गया, ठीक है। यहाँ तक बताओ स्पष्ट है। इसके बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट आपने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, ठीक है। इसमें आपने समझा कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है मात्र 4 वर्षों में, 1206 से 1210 तक। ओके, तो पोलो खेलते हुए समय गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक इसका गुलाम बनता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनता है या सुल्तान जो बनता है दिल्ली का, कौन बनता है, रजिया सुल्तान। कौन, रजिया सुल्तान बनती है। ओके, इसके बाद जो दिल्ली के सुल्तान बनती है कौन बनता है, रजिया सुल्तान, तो याद रखेंगे। और अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन है, बलबन। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा हो गया, चौथा हम पढ़ेंगे खिलजी राजवंश, है ना, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं या खिलजी वंश लिखेंगे, ठीक है। खिलजी वंश में पहला शासक कौन है, तो खिलजी वंश का पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन, पहला शासक सबसे महत्वपूर्ण है जिसने स्थापना करी थी ना, जलालुद्दीन खिलजी।
इसके बाद जो शासक बना, ठीक है, उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में सीमा का सबसे अधिक विस्तार हुआ था खिलजी या इस दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक सीमा विस्तार हुआ था। ओके, इसी समय में यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी मंगोलों का भी हमला हुआ था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या करी थी, उनका मतलब युद्ध, मतलब दोनों का विरोध हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको? मंगोलों को भारत में आने से रोका, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। मंगोलों को आने से भारत में किसने रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद भी शासक बने, लेकिन हमको दो शासक का नाम महत्वपूर्ण रूप से याद करना है जो एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, खिलजी हो गया, और पांचवा कौन हो जाएगा हमारा? तुगलक। तुगलक, तुगलक वंश। एक बात याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की बात करेंगे तो गुलाम वंश यहां से प्रारंभ होगा ना। गुलाम वंश की बात करें, तुर्कों का शासन अगर ध्यान देंगे तो गुलाम वंश देखो, पहला ये हो जाएगा आपका तुर्क वंश जो आपका गुलाम वंश है, दूसरा ये होगा, ये तीसरा होगा। लेकिन अगर दिल्ली के शासक से प्रारंभ करेंगे तो पहला दिल्ली का शासक कौन है? तोमर, उसके बाद चौहान, फिर तुर्क, उसके बाद खिलजी और तुगलक। ओके, मुगल साम्राज्य तो समाप्त होगा। मुगल साम्राज्य नहीं, तुर्कों का शासन या मुस्लिम शासक कह सकते हैं, है ना। मुगल नहीं, मुगल तो अभी आएंगे 1526 में, मुस्लिम शासक कह सकते हैं। ओके, मुस्लिम शासक कहां से प्रारंभ होता है? तुर्क राजवंश से या मोहम्मद गोरी के समय से। ओके, दिल्ली पर शासन मुस्लिमों का कब होता है? दिल्ली शासन के दौरान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। ओके, लेकिन दिल्ली के शासक की बात करेंगे, दिल्ली में तो पहले किसका शासन हुआ? तोमर राजवंश। ओके, खिलजी हो गया, तुगलक वंश। अब देखो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गियासुद्दीन तुगलक। ओके, तुगलक। ओके, गियासुद्दीन तुगलक, और इसमें दो और नाम है। इसमें दिल्ली के शासक के विषय में दिया गया है, पहला जो शासक था दिल्ली का वो राजपूत राजवंश का था और उसका नाम क्या था? अनंगपाल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शासक है उसका क्या नाम है? चौहान राजवंश का है ना। वसुदेव चौहान क्या करता है? इसकी स्थापना करता है, और पृथ्वीराज चौहान क्या है? इसका महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा जाता है ना। ठीक है, इसका शासन पीरियड है 1175 से लेकर 92 तक। ओके, इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1165 से लेकर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो चौहान राजवंश समाप्त होकर कौन सा राजवंश चलता है? तुर्क राजवंश। ओके, इसके पहले जो तोमर राजवंश है 1130 से लेकर 45 तक। ओके, 1130 से 45 तक किसका शासनकाल है? ये 1165 से 92 ये पूरा, हाँ, ये चौहान राजवंश पूरा हो गया ना। हाँ, ठीक है, ये चौहान वंश का पूरा हो गया 1165 से 92, यानी इसमें जितने चौहान वंश के जितने भी शासक आए होंगे सब हो गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के विषय में बात करेंगे तो 1175 से 92 तक। ओके, और तोमर राजवंश का जो शासनकाल कितना बताया गया है? 1130 से 45 तक। ओके, 15 वर्ष का हो गया, है ना। एक बार रिवाइज करते हैं पूरा फिर से, देखिए ध्यान से। सबसे पहला शासक कौन है? तोमर राजवंश। नाम क्या है शासक का? अनंगपाल। दूसरा जो राजवंश है उसका क्या नाम है? चौहान राजवंश। राजा का जो महत्वपूर्ण शासक था उसका क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। इसी पर हमला होता है किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी पराजित होता है। ओके, द्वितीय युद्ध कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है ना। द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है? भारत में मुस्लिम शासन का नींव रखता है। मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी? तो मोहम्मद गोरी ने, याद रखना। ओके, मोहम्मद गोरी नींव रखता है। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, तो उसका एक गुलाम था, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो 1206 में क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है। कब?
1206 में, ठीक है। 1206 से 1210 तक शासन कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को ही क्या बोला गया? गुलाम वंश। ओके, इस वंश में जितने भी शासक आएंगे सबको क्या बोला जाएगा? गुलाम वंश के शासक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इसका एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, वह शासक बनता है। इसलिए इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका फुल नेम है, इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। उसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनती है शासक, है ना, शासिका। उसके बाद आखिरी शासक की बात करेंगे बलबन का, ठीक है। तो गुलाम वंश का आखिरी शासक याद रखेंगे कौन था? बलबन। ओके, इसके अलावा गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ओके, रजिया सुल्तान के विषय में मिनहाज ए सिराज बताते हैं कि यह क्या थी? अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य थी। ओके, आगे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद या तुर्क राजवंश के बाद खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश में दो नाम पढ़ेंगे, एक जिसने स्थापना करी उसका क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और शासक बन जाता है दिल्ली कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक सीमा विस्तार हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ओके, अब आगे देखो तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल है 1320 से 1414 तक। ओके, इसकी जो तुगलक वंश की स्थापना करे थे उसका क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक किस राजवंश की स्थापना करे थे? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बनता है मोहम्मद तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक भी लिखा रहता है। ओके, मोहम्मद तुगलक जो है इसका वास्तविक क्या नाम था? जौना खां, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, ये क्या करता है? जौना खां के नाम पर एक शहर बसाता है जिसका नाम क्या है? जौनपुर। इसका नाम क्या है? जौनपुर। इसके अलावा फिरोजाबाद नामक शहर बनाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? 3 शतक पढ़ लिया। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके लास्ट जो शासक हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की? बस इतना याद रखना, बस खिज्र खां, एक ही वर्ड है, याद रखेंगे। ओके, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां, ठीक है। अंतिम जो वंश है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, है ना। क्लास 26 में इब्राहिम लोधी को कौन पराजित करता है? बाबर पराजित कर देता है। और बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद दिल्ली पर शासन करने लगता है और यहाँ से एक नए राजवंश की स्थापना होती है, मुगल वंश, ठीक है, जिसे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बताओ स्पष्ट यहाँ तक? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? अब एनसीईआरटी के एक एक शब्द हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये एनसीईआरटी में सभी पॉइंट दिया गया है, इसलिए याद कर लेंगे, ठीक है। सीटेट के लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण। ओके, 5 मुस्लिम वंश के विषय में हम फिर से पढ़ लेते हैं ना। पहला बताओ, पहला राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश। बोलो, गुलाम वंश था ना। उसके बाद कौन सा शासक बनता है? मतलब गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। बोलो, स्पष्ट है? खिलजी वंश के बाद कौन सा शासक आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश अंतिम शासन है ना, अंतिम शासक है लोधी वंश। क्लियर है? पहला मुस्लिम शासक कौन है? गुलाम वंश, जिसका नाम क्या है? बोलो, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन है? दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। बताओ, स्पष्ट है? अब हम क्या करते हैं? एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाए। इसको भी चाहे आप लिख लीजिए।
अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। हमने दिल्ली के शासन के विषय में पढ़ लिया। अब इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया गया है इसके विषय में समझते हैं। ओके, इसमें दिया गया है इतिहास, तारीख या तवारीख। तारीख या तवारीख। तारीख बताया एक वचन है, तवारीख क्या बताया बहुवचन है। तारीख या तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ओके, इतिहास, तारीख सिंगुलर बताया गया एक वचन ब्रैकेट में। ओके, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में उनके प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी, ठीक है ना, तो फारसी भाषा में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख कौन लिखता था या तवारीख के विषय में कौन चर्चा करता था, जो कवि होता था, है ना, जो राज दरबारी होता था, जो सुशिक्षित होता था ना, वो क्या करता था, तारीख के लेखक होते थे, है ना। आगे क्या बोला गया है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो अलग अलग घटनाओं का वर्णन भी तवारीख में करते थे। ओके, आगे क्या बोला गया है, और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। तवारीख क्या करते थे, तवारीख शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। यही पॉइंट था ना, वे न्याय संगत शासन पर बल कौन देता था, तवारीख। ओके, आगे क्या बोला गया, आगे इसमें बताया गया कुछ फैक्ट। तवारीख के साथ ही साथ एक फैक्ट बताया गया, न्याय चक्र। ठीक है, ये न्याय चक्र क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर ने लिखा था। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर ने लिखा था। हमने 13वीं सदी के एक और फारसी इतिहासकार के विषय में समझा था, इसका क्या नाम था, मिनहाज सिराज क्या था 13वीं सदी का, जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लिए किया था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए ना। तो 13वीं सदी का एक और इतिहासकार हमको मिल गया जिसका नाम क्या है, फक्रे मुदब्बिर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए संपत्ति या राजस्व से। ओके, वेतन कहां से आता है, किसानों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को क्या करे, बढ़ावा दे। बातें स्पष्ट है। न्याय चक्र में कितनी बेहतरीन बातें लिखी गई है, कब, 13वीं सदी में, है ना। किसने लिखा है, किसने कहा है, फक्रे मुदब्बिर, है ना। तो ये जो नाम आ गया उसको हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो इसमें पहले बताया गया 13वीं सदी। 13वीं सदी से संबंधित हम 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो 13वीं सदी के विषय हमने क्या पढ़ा था पीछे, मिनहाज सिराज। ओके, किसका प्रयोग किए थे, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। ओके, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना। और किसके लिए किया था, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता था ना, दिल्ली सल्तनत। और उस समय दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में क्या क्या आता था, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा, याद रखेंगे इसको भी, हो यमुना के बीच का क्षेत्र है ना। अब इसके अलावा दूसरा जो हमने इतिहासकार पढ़ा उसका क्या नाम है, ये फारसी भाषा का इतिहासकार था। ओके, और दूसरा जो पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, फारसी भाषा का इतिहासकार है। इसका क्या नाम है, फक्रे मुदब्बिर। ओके, फक्र मुदब्बिर। ओके, फक्रे मुदब्बिर क्या है, फारसी भाषा का इतिहासकार है। किस काल में, 13वीं सदी में। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में था फक्रे मुदब्बिर। ओके, और ये किसके शासनकाल के समय में था, मिनहाज सिराज, तो नसीरुद्दीन बलबन। ओके, नसीरुद्दीन बलबन और रजिया सुल्तान के विषय में भी बताया है इसमें। ओके,
तो यहाँ याद रखेंगे रजिया और नसीरुद्दीन बलबन। ओके, बलबन अगर दोनों आपको मिले कहां पर ऑप्शन में तो नसीरुद्दीन बलबन लगाएंगे। ओके, और यहां पर किसके शासनकाल में ये है, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में 1236 तक फकरे मुदब्बिर थे। ओके, और इनकी बात करेंगे तो रजिया सुल्तान के विषय में भी इन्होंने बताया है कि आपसे पूछेगा किस फारसी लेखक या इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य थी, तो किसने कहा था, मिनहाज सिराज, है ना। रजिया सुल्तान को क्या बोला, योग्य बताया था। ओके, इसके अलावा ये नसीरुद्दीन बलबन के समय में भी थे, है ना। और यहाँ पर एक नसीरुद्दीन बलबन के समय में एक पुस्तक लिखते हैं तबकत ए नसीरी। ओके, एनसीईआरटी में नहीं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तबकत ए नसीरी। उस पुस्तक में इन्होंने बताया किसके विषय में, उस पुस्तक में बताया इन्होंने कि जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था उसके विषय में वर्णन किया। ओके, तो ये बातें स्पष्ट है। हिंदुस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मिनहाज सिराज, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के लिए, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। ओके, और 13वीं सदी का एक शासक और आप इतिहासकार आपने और समझा, फकरे मुदब्बिर। फकरे मुदब्बिर के विषय में आपने क्या जाना, फकरे मुदब्बिर के विषय में जाना न्याय चक्र की बात की। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है न्याय चक्र। ओके, न्याय चक्र के विषय में बात किसने करी है, फकरे मुदब्बिर ने। ओके, न्याय चक्र क्या है, न्याय चक्र में आपको ये बताया गया है कि अगर आप राजा हैं, जनता को खुशहाल रखेंगे तभी आप समृद्ध होंगे, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। जनता को खुशहाल तब रहेगी जब आप न्याय और ईमानदारी से काम करेंगे, न्याय और ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता प्रसन्न होगी, जनता प्रसन्न होगी, अपना ईमानदारी से वो भी वर्क करेगी, तो उस क्षेत्र के किसान का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जब किसान समृद्ध होंगे, किसान क्या होंगे, समृद्ध होंगे, तो किसान क्या करेगा, टैक्स देगा। जब किसान टैक्स देगा तभी आप क्या करेंगे, सैनिकों को टैक्स दे पाएंगे, राजस्व दे पाएंगे, है ना। और सैनिक को टैक्स मिल पाएगा तो सैनिक अच्छे से काम करेंगे, तभी तो राजा स्ट्रांग होगा, है ना। तभी क्या होगा, राजा मजबूत होगा कि नहीं, तब राजा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, न्याय चक्र की बात किसने करी है, फकरे मुदब्बिर। ओके, ये पॉइंट स्पष्ट है। अब इसमें तवारीख और तारीख के विषय में बताया ही गया है, इसको भी हम लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मिनहाज सिराज कुछ और कहते हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, 1236 से 1240 तक कौन शासन करता है, रजिया सुल्तान। सन 1236 में रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया, किसने, मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ओके, 1236 से 1240 तक शासन कौन किया, रजिया सुल्तान। एक पॉइंट याद रखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के विषय में किसने कहा कि ये सबसे महान शासिका थी, मिनहाज सिराज, है ना। मिनहाज सिराज ने और कुछ वर्णन किया है, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। समझ रहे हो नहीं, यानी कि जो शासन की प्रक्रिया बनाई गई थी, मिनहाज सिराज कहता है उस शासन प्रक्रिया में उस समाज के आदर्श समाज की स्थिति के अनुसार मिनहाज सिराज कहता है कि पुरुषों के अधीन महिलाओं को रहना चाहिए। कौन बोल रहा है, मिनहाज सिराज बता रहा है ना। और जब कौन बन जाती है शासिका,
रजिया सुल्तान। तो ये तो उल्टा हो गया, वो कौन कर रहा है? इतिहासकार, है ना। ये तो मतलब कि अब महिला के अधीन कौन हो गया? पुरुष हो गया, है ना। इसलिए ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है किसके द्वारा? मिनहाज सिराज के द्वारा। स्पष्ट है। इसलिए ये योग और कुशल सक्षम होने के बाद भी इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। स्पष्ट है। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ। मतलब इसमें ये बताने का प्रयास किया गया मुख्य रूप से कि यही बात कही गई है कि जो ईश्वरीय या उस समय के समाज थे, उस समय के समाज की स्थिति समझेंगे। आदर्श जो समाज था, उस समाज में क्या बताया गया कि जो पुरुष हैं उसके अधीन किसको होना चाहिए? महिला को। उस समय के आदर्श समाज के विषय में बताया गया है ना। तो इसमें क्या हो गया? इसमें तो ये हो गया कि अगर रजिया सुल्तान शासक बन जाएगी, रजिया सुल्तान क्या बन जाएगी? शासक बन जाएगी, तो पुरुष उसके अधीन हो जाएगा। तो ये उल्टा हो गया ना। ये चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, यही बताने का प्रयास किया गया। ओके, आगे इसमें बोला गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कातकीर वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी या बड़ी बहन से निकला है। ओके, ये लोग मतलब उस समय के मुस्लिम या शासिका थी, महिला शासिका थी, उनके विषय में तीन मतलब महिला शासिका के विषय में बताया गया। एक तो रजिया सुल्तान, दूसरा रुद्रमा देवी, तीसरा दिद्दा, जिसको देखकर बताया गया है बड़ी बहन, दीदी करके बड़ी बहन। ओके, जाहिर है प्रजा से अपने प्रिय रानी होने का यह स्नेह भरा संबोधन था। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी तक हमने जो पढ़ा ये पॉइंट पढ़ा था। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे? इसके साथ से हम पढ़ेंगे, एक इसमें पॉइंट दिया गया है, एक तो रजिया सुल्तान के विषय में बताया गया 1236 से लेकर 1240 तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें दो और राजवंश के विषय में बताया गया है। एक आंध्र प्रदेश में काकतीय राजवंश था, इसमें एक महिला शासिका थी जिसका नाम क्या था? रुद्रमा देवी। रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों में अपना नाम इल्तुतमिश की पुत्री बताया है, जबकि जो रुद्रमा देवी थी, कौन थी? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी क्या कर रही थी? अपने आप को पुरुषों जैसा दिखाने का प्रयास कर रही थी। मैं क्या हूं? एक महिला नहीं हूं, मैं पुरुष की तरह हूं, है ना। तो ऐसा किसका कहना है? एनसीईआरटी का कहना है ना। ये अपने आप को पुत्री दिखा रही, मैं महिला हूं, मैं स्वीकार कर रही हूं मैं महिला हूं, है ना। लेकिन ये स्वीकार नहीं करी, इसका कहने का मतलब मैं पुरुष की जैसा हूं या उसकी जैसी शासन करने वाली हूं, है ना। अपने आप को पुरुष दिखाने का प्रयास कर रही कौन? रुद्रमा देवी। ओके, इसका शासन काल भी दिया गया 1262 से 1289, 1262 से लेकर 1289। तो कातकी राजवंश के विषय में याद रखेंगे ना, कौन? रुद्रमा देवी, है ना। और इसमें क्या बताया गया? वारंगल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, वारंगल क्षेत्र में एक राजवंश था कातकी राजवंश, जिसकी एक रानी थी या महारानी थी रुद्रमा देवी, जो अपने आप को पुरुष के समान दिखाने का प्रयास करती थी या पुरुष जैसा। ओके, अपने आप को महिला बताने नहीं चाहती थी, है ना। जैसे बहुत सी गर्ल्स होती है अपने आप को बॉयज के रूप में डिनोट करती है ना, तो उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि रजिया सुल्तान अपने आप को महिला बता रही है ना, पुत्री के रूप में। ओके, यहाँ तक बताओ, स्पष्ट है। एक तीसरा भी बताया गया, क्या? कश्मीर की शासिका, है ना। कश्मीर की शासिका एक और है, कश्मीर की शासिका है दिद्दा। ठीक है, दिद्दा बना है दीदी से, और दीदी का मतलब इसमें बताया गया बड़ी बहन, एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, ठीक है। इनका शासनकाल बोला गया 980 से 1003, 980 से 1003 तक। ये भी याद रखेंगे, 980 यानी 1000 से पहले, है ना। 980 से 1003। अब इसमें कर्म आपसे पूछ लिया जाए, निम्नलिखित महिला शासकों में
निम्नलिखित महिला शासकों का क्रम सुनिश्चित कीजिए। तो पहले कौन होगी? कश्मीर की रानी दिद्दा यानी बड़ी बहन, ओके। उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, ओके। यहां तक की बातें बताओ, स्पष्ट है? इतना लिख लीजिए। उसके बाद हमारा जो तवारीख था उसके विषय में एक लाइन हम लिख लेते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट है ना? लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर इसमें जो हमको महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, सबसे पहले जो महिला शासिका है उसका क्या नाम है? दिद्दा, है ना? कहाँ की शासिका है? कश्मीर की, ओके, ठीक है ना। दूसरी जो शासिका है उसका क्या नाम है? रजिया, ठीक है। कहाँ की शासिका है? दिल्ली की। और तीसरी जो महिला शासिका है उसका नाम क्या है? रुद्रमा देवी, ओके। इसमें दो डिफरेंस बताया गया है। ये अपने आप को पुत्री दिखाने का प्रयास कर रही है, अपने आप को पुत्र दिखाने का प्रयास कर रही है, ओके, पुरुष दिखाने का प्रयास कर रही है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, न्याय चक्र की बात किसने करी? फकरे मुदब्बिर ने। जो 13वीं सदी का था, 13वीं सदी में एक और शासक था मिनाज और सिराज, जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है? पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए। और रजिया सुल्तान क्या है? सबसे योग्य अपने पुत्रों में, है ना, अपने भाइयों में, ठीक है। यहां तक हो गया ना। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तारीख को बताया गया एक वचन और तवारीख को क्या बताया गया है? बहुवचन। हमको पता है इसमें तारीख और तवारीख शब्द दिया गया है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें दिया गया है तारीख या तवारीख जो सुल्तानों के शासन काल में, सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा में लिखे गए, यानी जैसे इतिहास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वैसे ही इसको क्या बोला गया? फारसी भाषा में तारीख या तवारीख कहा गया। हम समझ सकते हैं समझने के लिए किसको? इतिहास को, ठीक है। इतिहास को बोला गया है, ओके। इतिहास को या किसी किताब को बोला गया तारीख या तवारीख। एक वचन मतलब एक कुछ बताया गया हो, एक पॉइंट, उसको तारीख कहेंगे। बहुत सारी चीजों को तवारीख बताएंगे। एक कौन सी भाषा में लिखी गई? अब इसमें जो फारसी भाषा में लिखा गया तारीख या तवारीख, इसका क्या मतलब था? तो इसमें बताया गया है, इसमें सुल्तानों के शासन काल के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है? सुल्तानों के शासन काल के विषय में बताया गया है, ओके। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें सुल्तानों के शासन काल के विषय में बताया गया है। और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि शासन संबंधी प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए, ओके, प्रशासन संबंधी सलाह। और इसमें क्या बताया गया है? प्रशासन संबंधी सलाह के विषय में बताया गया है। और तीसरा पॉइंट जो दिया गया था किसके विषय में बताया गया है? शासन कैसे हो, न्याय संगत शासन पर महत्व पर बल दिया गया, ओके। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दिया गया, ओके। बताओ, स्पष्ट है? ये दिया गया है तारीख और तवारीख के विषय में। क्वेश्चन पूछा गया था तारीख और तवारीख क्या है? प्रशासन संबंधी सलाह के विषय में लिखा जाता था, है ना, या न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देता था, ओके। और ये शासन काल यानी सुल्तानों के शासन काल के विषय में बताया गया होता है। इसमें कौन सी भाषा में लिखा जाता था? फारसी भाषा में। बताओ, स्पष्ट है? जो लोग शिक्षित होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वही लिखते थे इसको, ठीक है ना। यहां तक बातें स्पष्ट है? इसके विषय हमने इसके आगे पढ़ ही लिया। क्या? न्याय चक्र के विषय में पढ़ लिया। किसने दिया? फकरे मुदब्बिर ने, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? दूसरा जो पॉइंट है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, ठीक है। अब अगला पॉइंट है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, ओके। दूसरा पॉइंट है, इसको हम लिख लेंगे, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। हेडिंग बनाइए आप सभी लोग। इसमें आपको दिया गया है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के विषय में क्या बताया गया, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य को विश्वसनीय रूप से चलाने के लिए सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी, है ना। सूबेदार का मतलब ये होता है जो राजा के अधीन होता है ना। जैसे सूबेदार से आपसे बताया गया, सूबेदार से क्या पद, रैंक डिनोट होता है। उसका पद क्या है, उसका रैंक क्या है, उसका वेतन क्या है, सूबेदार द्वारा डिनोट होता है ना। और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश
सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, इल्तुतमिश जब सम्राट बनता है तो किसी सामंत या किसी सूबेदार को या अपना क्या प्रशासक नहीं चुनता है। किसको चुनता है? चुनता है अपना प्रशासक जो उसके गुलाम थे, जो उसके गुलाम, अपने गुलामों को क्या करता है? चुनता है। किसके रूप में? प्रशासक के रूप में। स्पष्ट है? आगे इसमें बोला गया है, इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बंदगा क्या है, तो बंदगा का मतलब हम समझ जाएंगे क्या है? गुलाम। बंदगा का मतलब क्या है? गुलाम। बंदगा कहा जाता है। बंदगा कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को या गुलाम को खरीदा जाता, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता, सिखाया जाता कैसे आपको सेना में युद्ध करना है ना। आगे क्या बोला गया है, वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते हैं। कौन? बंदगा। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। देखो गुलाम क्या है? ईमानदारी से राजा के ऊपर डिपेंड है। राजा भी क्या करता था? उस पर विश्वास करता था। किस पर? अपने बंदगा पर या गुलाम पर। इसमें बताया गया इल्तुतमिश ऐसा शासक है जो क्या करता है? जमींदारों सामंतों को सूबेदार नियुक्त नहीं करता। किसको करता है? अपने बंदगों को, गुलामों को, है ना। आगे बताया गया है, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। खिलजी और तुगलक शासक, दो शासक के विषय में बताया गया। खिलजी शासक और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दो वंश बताया गया। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो बंदगा होते थे उस बंदगा को ऊंचे पद देते थे ना, बड़े बड़े पद पोस्ट देते थे। कौन कौन? खिलजी वंश और तुगलक वंश। और इसका शुरुआत बताया गया किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था, जो गुलाम वंश का शासक था। ओके, आगे बोला गया है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति जैसे, सेनापति क्या होता है? सैनिक का सबसे बड़ा पोस्ट हो जाता है ना। सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। इससे क्या होने लगी? राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। जब जो बंदगा है, जो गुलाम है, उसको ऊंचे पद दिए जाने लगे राजा के द्वारा, तो इससे बताया गया राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। कैसे? आइए समझते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। गुलाम अपने राजा के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। जैसे राजा का पुत्र राजा बन गया, उसके प्रति नहीं, ऐसा बताया गया है। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू होने लगती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों का संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगने लगा। ठीक है, देखो राजनीतिक अस्थिरता पैदा क्यों होने लगी इसमें बताया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया गुलामों को क्या करा जाने लगा? ऊंचे पद पर बैठाया जाने लगा। ठीक है, तो जो सामंत थे, जो शक्तिशाली लोग थे, उन्हें ये बुरा लगने लगा कि इसके तो योग्य हम है ना, हमारे पास इतनी पावर है, हमको ये पद मिलना चाहिए, ये गुलाम को बना दे रहे हैं ना। तो इससे क्या बोला गया? राजनीतिक अस्थिरता बनने लगी। यानी किसके किसके बीच? सामंतों के बीच, बंदगों के बीच और राजा के बीच, है ना। इसके अलावा इसमें और एक महत्वपूर्ण बात बताया गया है, जो गुलाम होते थे वो अपने राजा के प्रति वफादार तो होते थे, अपने शासक के प्रति, लेकिन उसका पुत्र जब क्या बन जाए? उत्तराधिकारी बन जाए, राजा बन जाए, तो उसके प्रति वफादार होते थे या नहीं होते थे निश्चित नहीं है ना, यानी नहीं भी होते थे, ऐसा बताया गया। ओके, क्योंकि इसका कारण भी बताया गया। क्यों? क्योंकि जो नए राजा, जो उत्तराधिकारी राजा बनते थे, उनके स्वयं के नौकर होते थे, है ना। तो वो चाहते थे कि अब ये एक बंदगा जो हमारा क्या बने, उच्च पोस्ट पर बैठे।
अगर आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो वहां पर देखते हैं ना, भल्लाल देव के साथ क्या होता है, एक सिद्धूपति नाम का व्यक्ति होता है जिसका गर्दन काट दिया था बाहुबली ना, तो उसके साथ रहता है। तो जब वो राजा बनता है, कौन, भल्लाल देव महाराजा बन जाता है, तो अपने जो साथ रहने वाला उसका साथी है उसको क्या बनाता है, मुख्य सेनाध्यक्ष बनाता है ना। समझ में आ रही बात नहीं? अब इसमें हम लिखेंगे क्या, तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट भी हमने पढ़ा उसको लिख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के विषय में, शासन के विषय में एक पॉइंट इसमें बताया गया, ये दिल्ली सल्तनत में, इस बड़े साम्राज्य में शासन करना बहुत आसान नहीं था, है ना। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है, इसमें सबसे पहले किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो बड़े बड़े पद होते हैं या पोस्ट होते हैं उस पर जमींदारों को या सामंतों को बड़े पद नहीं दिए। किसको दिए, अपने गुलामों को दिए। अपने गुलामों को क्या किए, बड़े पद दिए। ओके, गुलामों को, ठीक है। गुलामों को क्या कहा जाता था, बंदगा। ओके, गुलामों को क्या कहा जाता था, बंदगा। किस भाषा में, फारसी भाषा में। इतनी बातें स्पष्ट है, पहले तो ये बताया गया है। ओके, गुलामों क्या बोला जाता है, बंदगा। बताओ, स्पष्ट है, फारसी भाषा में बंदगा बोला जाता है। अब इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दो सल्तनत के विषय में बताया, यानी दो वंशों के विषय में बताया गया है। पहला कौन कौन, पहला बताया गया है खिलजी, और दूसरा कौन सा बताया गया है, तुगलक। ये दोनों राजवंश क्या करते थे, ये दोनों राजवंश अपने जो ऊंचे पद हैं उस पर पहले किसको बैठाने का प्रयास करते थे, बंदगा को। ठीक है, तो बंदगा याद रखेंगे, बंदगा को ऊंचे पद पर यानी बड़े पद पर बैठाते थे, है ना, ऐसे लिखा, बैठाते थे या बड़े पोस्ट देते थे। बताओ, स्पष्ट है। इससे क्या होने लगा, इससे राजनीतिक अस्थिरता होने लगा, इसमें बताया गया है ना। इससे क्या होने लगा, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगा। राजनीतिक अस्थिरता क्यों उत्पन्न होने लगा, क्योंकि जो बड़े सामंत थे, बड़े भूस्वामी थे, है ना, जो बड़े जमींदार थे, उनको लगता था क्या, इसके हकदार तो हम हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक और कारण बताया गया है राजनीतिक अस्थिरता का, कि जो बंदगा होते थे, वो बंदगा क्या होते थे, केवल अपने शासक, है ना, जो बंदगा होते थे वो शासक के प्रति क्या होते थे, वफादार। ठीक है, बंदगा केवल किसके प्रति, शासक के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे, है ना। केवल किसके प्रति, शासक के प्रति वफादार होते थे। ठीक है, बंदगा किसके प्रति वफादार होते थे, शासक के प्रति। ठीक है ना, और इसके उत्तराधिकारी के खुद के नौकर होते थे। ओके, इसके उत्तराधिकारी के खुद के गुलाम होते थे, खुद के क्या होते थे, बंदगा होते थे। ठीक है, अब ये चाहते थे क्या, हमारे जो बंदगा हैं वो क्या बने, अच्छे पद पर आए। इसलिए इन बंदगों के बीच और उनके बीच क्या होता था, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगता था इनके संघर्ष के कारण। ओके, बताओ यहाँ तक की बातें स्पष्ट है। अभी तक इतना ही बताया गया एनसीईआरटी में। ओके, इतनी बातें क्लियर है, इसको लिख लीजिए। इसमें 2 पॉइंट और इसमें बताया गया है। राजनीतिक अस्थिरता के बाद, अभी हमने पढ़ा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, है ना। इसमें बताया गया, फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। दिल्ली के सुल्तान क्या कर रहे हैं, जो गुलाम है, जो बंदगा, उनको क्या करें, एक अच्छे पोस्ट पर, एक बड़े पोस्ट पर बैठा दे रहे हैं ना। उससे कुछ लेखक क्या कर रहे हैं, सुल्तानों की आलोचना कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा भी कर रहे हैं, है ना। अब आलोचना जिसने करी उसका नाम हम जान लेंगे, जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन करने की अक्षमता के कारण यह रूप देखने को मिलता है हमको। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो गुलामों को क्या कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पर, ऊंचे पद पर बैठा रहे हैं। इससे जियाउद्दीन बर्नी जो फारसी इतिहासकार था वो क्या करता है, दिल्ली के शासकों की क्या करता है, आलोचना करता है।
दिल्ली के शासकों की आलोचना करता है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। ओके, आलोचना करता है और क्या कहता है? दिल्ली की शासकों की तो विवेक का नाश हो गया है। विवेक का नाश हो गया। विवेक का क्या हो गया है? नाश हो गया। स्पष्ट है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये जो नीचे पद के लोग हैं, यानी जो गुलाम हैं, उन गुलामों को क्या कर रहे हैं? ये जो दिल्ली के शासक हैं वो क्या कर रहे हैं? ये गुलामों को क्या बना रहे हैं? गुलामों को सेनापति बना दे रहे हैं। ओके, गुलामों को बड़े पद, ओके, बड़े पदों पर बैठा रहे हैं, बड़े पोस्ट दे रहे हैं, इसलिए इनका विवेक नाश हो गया। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा, दिल्ली के शासकों के लिए। बताओ, स्पष्ट है? वहीं पर आगे इसमें बताया गया, कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि गुलाम क्या है? बेटों से बढ़कर हैं। उसमें क्या कहा गया, हम पढ़ लेते हैं। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। इसमें बताया गया है, तकदीर अच्छी हो तभी कभी कभी क्या होता है? योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। ठीक है, किसने कहा? दिल्ली के शासकों के कुछ विद्वानों ने कहा, ऐसे एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, यानी कुछ आलोचना करी तो आलोचना में एक नाम आ जाता है जियाउद्दीन बर्नी का। कुछ ने तारीफ भी करी, कुछ गुलाम क्या होते हैं? बेटों से भी बढ़कर होते हैं, ऐसा बताया गया। ओके, यहाँ तक की बातें स्पष्ट है? अब इसमें 14वीं सदी के एक और शासक के विषय में, एक और इतिहासकार के विषय में आपने पीछे पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसका क्या नाम था? अमीर खुसरो, है ना? अमीर खुसरो के विषय में क्या पढ़ा था? अमीर खुसरो के विषय में पढ़ा था, ये हिंदी खड़ी बोली के जनक है। ओके, हिंदी खड़ी बोली के जनक। ओके, इतना याद रखेंगे, खड़ी बोली के जनक। तो आपने 13वीं सदी में दो इतिहासकार पढ़ा था, एक मिनहाजुल सिराज जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, रजिया सुल्तान को क्या बोला? बहुत योग्य हैं। और दूसरा कौन है? एक मिनहाजुल सिराज था, अभी बताया। दूसरा इसी साइड में लिखा था, फक्रे मुदब्बिर ना, जिन्होंने क्या किया था? न्याय चक्र बताया ना, या न्याय चक्र के विषय में बताया था। 14वीं सदी के दो इतिहासकार के विषय हमने पढ़ लिया, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने दिल्ली के शासकों का क्या करा? आलोचना करा। स्पष्ट ना? अब आगे इतनी बातें स्पष्ट ना? अब हम लास्ट आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। पहले इसमें बोला गया, पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, है ना? जैसे अभी हमारे राज्य होते हैं ना, ठीक है, हमारे राज्य पर अलग अलग क्या होते हैं? मुख्यमंत्री का शासन होता है ना, वैसे ही बताया गया है। शासन करने के लिए ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत था, उसको अलग अलग इलाकों में विभाजित कर दिया गया। इस इलाकों में एक एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब इस इलाके को क्या बोला जाता था? इक्ता। और इस इलाके को संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहते थे। इतनी बात स्पष्ट है? हमने ये पढ़ा कि ये मान लीजिए पूरा दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, इसको शासन करने के लिए अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसको अलग अलग भागों को डिवाइड कर दिया गया। तो किसी अलग अलग इलाकों को क्या बोला गया? इक्ता। इक्ता क्या है? एक क्षेत्र होगा किसका? दिल्ली सल्तनत का। बोलो, स्पष्ट है? दिल्ली सल्तनत का एक क्षेत्र होगा जिसे क्या बोलेंगे? इक्ता। अब इक्ता पर जो शासन करेगा, कोई एक व्यक्ति या गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? इक्तेदार। बोलो, इक्तेदार कौन है? जो किसी एक क्षेत्र पर शासन करेगा, जो दिल्ली के शासन या शासक के अधीन होगा। ओके, और इक्ता मतलब आप समझ सकते हैं, समझने के लिए राज्य समझ लीजिए। जैसे हमारा पूरा देश हो गया, देश में पूरा प्रधानमंत्री का शासन है, और अलग अलग राज्य हो गया, और राज्य में क्या हो गया? एक मुख्यमंत्री हो गया। ओके, ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए। आगे क्या बोला? इक्ता या इक्तेदार या मुक्ति भी कह देते हैं ना, इक्तेदार या मुक्ति, इसको भी लिख लेंगे, मुक्ति। ओके, मुक्ति का मतलब क्या? इक्तेदार, शासन करने वाला। ओके,
आगे क्या बोला गया है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, मुक्ति का फर्ज क्या था, इस सैनिक अभियान का नेतृत्व करते थे, सैनिक अभियान। ओके, सैनिक अभियानों का नेतृत्व कौन करता था, अभियान। ठीक है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व कौन करता था, मुक्ति। ओके, तो मुक्ति या इक्तेदार दोनों एक ही बात है। इक्तेदारों का कार्य क्या था, सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, यानी कहीं पर युद्ध करना हो तो सेना का व्यवस्थित कौन करेगा, इक्तेदार या मुक्ति। ओके, आगे बोला गया अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुख्यमंत्री का कार्य है ना अपने राज्य में सेना का नेतृत्व करना, नियम कानून बनाए रखना। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे ये भी बोला गया अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में टैक्स लेकर पैसा कलेक्ट करते हैं ना, वैसे इक्तेदार भी क्या करते थे, अपने क्षेत्र में टैक्स कलेक्ट करते थे, राजस्व वसूली करते थे। ओके, आगे क्या बोला गया है, राजस्व के रूप में मिली रकम से राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। समझ में आ रही बात नहीं, दिल्ली के जो शासक थे है ना, वो इक्तेदार कहीं शासक मजबूत ना हो, स्ट्रांग ज्यादा ना हो जाए, हमारे ऊपर ही हमला ना कर दें, इसलिए इक्तेदार तो बनाया गया, लेकिन इनको क्या किया गया, ये जो पद है ये क्या होगा, ये वंशानुक्रम नहीं होगा। ये नहीं कि आप इक्तेदार हैं तो आपका पुत्र भी इक्तेदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करी गई। और साथ ही साथ जो कर वसूली का कार्य है वो भी बताया गया, किस समय कितना टैक्स वसूलना है वो कौन बताएगा, दिल्ली का शासक। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है। आगे बोला गया है जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी अगर समस्या दिखे यहाँ आप सही काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे डीएम का ट्रांसफर होता है। ओके, आगे क्या बोला गया है, आगे इसमें बताया गया है जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों पर बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था, है ना, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में और तुगलक के समय में। किस तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या होता था, इन इक्तिदारी जो सिस्टम है इस पर कड़ी प्रशासन देखी जाती थी, है ना, कोई भ्रष्टाचार ना हो, है ना। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, है ना। मुक्ति द्वारा जो राजस्व वसूला जाता था उसके लिए क्या होता था, एक राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, यानी बहुत ज्यादा सैनिक ना बढ़ा ले, है ना, और बहुत ज्यादा जनता से टैक्स ना ले, टैक्स उतना ही ले जितना जरूरी है ना। कौन ये देख रेख करता था, तो दिल्ली के शासक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। वह नियुक्ति क्या, जो पद पर नियुक्त होता था उस व्यक्ति द्वारा यह ध्यान रखा जाता था टैक्स कितना कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इस बात का ध्यान दिया जाता था कि ये जो सेना रखा गया है, सेना उतनी ही है जितना मैंने बताया था, या सेना की संख्या ये बढ़ा रहा है ना। सेना की संख्या बढ़ाने के बाद पता लगा कि राजा के ऊपर ही हमला कर दे, तो ये समस्या ना हो, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे। और ऐसा किसके शासनकाल में अधिक देखा गया या मजबूती से देखा गया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ओके, स्पष्ट है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब इसको यहां समझ लेते हैं। ये जो बातें बताई गई है दो शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण रूप से बताई गई, एक अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ये शासन व्यवस्था यानी इक्तादारी जो व्यवस्था थी इस पर कड़ी नजर देख रखी जाती थी। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसमें यह बताया गया इक्तेदारों पर ध्यान रखना है। इक्तेदारों पर क्या ध्यान रखना है कि ये सेना ना बढ़ाएं, ठीक है,
सेना अधिक ना रखे। ठीक है, ये जो राजस्व वसूल कर रहे हैं, ठीक है, राजस्व सही मात्रा में वसूल करें, यानी इसकी संख्या राजस्व वसूली बढ़ाए ना, है ना, जितना जनता पर टैक्स लिए जाना चाहिए उतना ही लिए जाए। और इसके लिए, इसकी देख रेख के लिए जो दिल्ली का शासक होता था वो क्या करता था, एक पद यानी एक अधिकारी को नियुक्त करता था। ठीक है, एक क्या करता था, एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। बताओ स्पष्ट है? ये पॉइंट क्लियर है नहीं? ये बताया स्पष्ट है? यहाँ तक हमने समझा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए इसको अलग अलग इक्ते में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। ओके, अलग अलग जो क्षेत्र होते थे इसे बोला गया, अलग अलग इलाके जो होते थे इसको बोला गया इक्ता। इक्ता पर शासन करने वाले को इक्तेदार कहा गया। इसके पास इतनी पावर थी, एक टैक्स कलेक्ट करता था। इक्तेदार क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था, सैनिक अभियान करता था। अब इस पर भी ध्यान देना होता था दिल्ली सल्तनत को या राजा को या शासक को कि जो राजस्व वसूल किया जा रहा है वो सही मात्रा में हो। इसके लिए जो दिल्ली का शासक होता था उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त करता था, ये देखने के लिए सही तरीके से क्या करा जा रहा है, राजस्व वसूला जा रहा है कि नहीं। दूसरा कार्य क्या होता था? दूसरा कार्य ये होता था कि ये सेना कहीं बढ़ा तो नहीं रहा है, इसकी भी नजर रखता था। कौन? दिल्ली का शासक। इसमें मुख्य रूप से इस इक्तेदारी व्यवस्था में कड़ी नीति किसने अपनाई है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताओ यहाँ तक की बात स्पष्ट है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अभी तक इक्तेदारी व्यवस्था थी, इक्तेदार क्या करता था? भू राजस्व व्यवस्था क्या करता? कलेक्ट करता था ना। अब इसमें क्या बताया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ओके, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। अधिकारी यानी स्थानीय जो सामंत थे वो कर लगाते थे, अब उनसे ये अधिकार छीन लिया गया इक्तेदारों से, है ना। आगे क्या बोला गया? बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। यानी अब जो आप इक्तेदार बने बैठे हो आप भी टैक्स दीजिए, और आप टैक्स कलेक्ट ना करिए। टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। समझ में आ रही बात नहीं? आगे क्या बोला गया है? बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। पैमाइश में मापना, है ना। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। सल्तनत की नौकरी में कुछ पुराने सामंत और जमींदार कार्य कर रहे थे। उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय कितने प्रकार कर थे? 3। एक आपको बताया गया कृषि, दूसरा बताया गया मवेशी पर, तीसरा बताया गया घरों पर। ओके, 3 प्रकार के टैक्स। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या बताया गया, यहाँ लिख लेंगे हेडिंग। हमने समझा क्या? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में समझा कि अलाउद्दीन खिलजी अब क्या करने लगा? सामंतों से राजस्व वसूल करने का अधिकार छीन लिया और स्वयं क्या करने लगा? राजस्व वसूल करने का कार्य करने लगा। ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 प्रकार के टैक्स होते थे, एक कृषि कर, एक मवेशी और एक घर पर टैक्स होता था ना। आपको याद क्या रखना है? जो कृषि कर होता था उसको क्या नाम था? खराज। इतनी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। बताओ स्पष्ट है?